आज हम झारखंड के भूगोल की गहराई में उतर रहे हैं, लेकिन इसे किसी स्कूल की किताब की तरह नहीं, बल्कि एक जासूसी कहानी की तरह समझेंगे। जासूसी कहानी। हाँ, एक ऐसी कहानी जिसके सुराग पत्थरों पर, नदियों के रास्तों में और पहाड़ों की ऊंचाई में छिपे हैं। और ये सुराग करोड़ों साल पुराने हैं। हमारे पास एक बहुत विस्तृत शोध रिपोर्ट है जो इन सुरागों को एक एक करके हमारे सामने रखती है। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि झारखंड का नक्शा वैसा क्यों है जैसा आज दिखता है। वो कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने इस जमीन को कहीं ऊपर उठा दिया तो कहीं नीचे धंसा दिया। आखिर रांची के पास इतने सारे खूबसूरत झरने क्यों हैं? और सबसे बड़ा सवाल, दामोदर नदी की घाटी में ही भारत का सबसे ज्यादा कोयला क्यों मिलता है, उसके ठीक बगल वाले रांची के पठार पर क्यों नहीं? ये पहेलियां सुलझाने के लिए ही हम यहाँ हैं। और ये पहेलियां वाकई बहुत दिलचस्प हैं, और इन्हें सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले दो अलग अलग नजरियों से जमीन को देखना होगा। दो नजरिए? हाँ, पहला नजरिया है भूगार्भिक संरचना का, मतलब जमीन के नीचे क्या चल रहा है। ओके, जमीन के नीचे चट्टानें कौन सी हैं, कितनी पुरानी हैं, कैसे बनी, ये समझ लीजिए कि ये जमीन की जन्म कुंडली है, उसका अतीत है। अच्छा, जमीन की जन्म कुंडली। और दूसरा नजरिया? दूसरा नजरिया है धरातलीय संरचना का। धरातलीय मतलब आज जमीन ऊपर से कैसी दिखती है। बिल्कुल, उसका चेहरा मोहरा कैसा है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं पहाड़ियां हैं। और कमाल की बात यह है कि जमीन का चेहरा कैसा होगा ये काफी हद तक उसकी जन्म कुंडली ही तय करती है। तो मतलब ये कि जमीन के नीचे का इतिहास जमीन के ऊपर का चेहरा तय करता है। ये तो एक जासूस की तरह सुराग जोड़ने जैसा हुआ। तो झारखंड का चेहरा कैसा है? पहली नजर में देखने पर ये कैसा लगता है? पहली नजर में झारखंड एक विच्छेदित पठार है। अंग्रेजी में कहें तो डिसेक्टेड प्लेटो। डिसेक्टेड प्लेटो, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास एक बड़ा, ऊंचा और सपाट केक। ये केक करोड़ों साल पहले बना था, फिर आपने उस पर नदियों को चाकू की तरह करोड़ों साल तक चलने दिया। अच्छा, वो नदियां केक को कहीं गहरा काट देंगी, कहीं हल्का, और उसे पूरी तरह उबड़ खाबड़ बना देंगी। झारखंड की जमीन बिल्कुल वही केक है जिसे यहाँ की नदियों ने काट छाट कर आज का रूप दिया है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया तरीका है समझने का। लेकिन यहाँ एक और पहेली है जो मुझे हमेशा चौंकाती है। स्रोत बताते हैं कि छोटा नागपुर का पठार असल में दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। जी है। तो फिर इसका हिमालय से क्या लेना देना? हिमालय तो यहाँ से बहुत दूर उत्तर में है। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन लीना देना है और बहुत गहरा है। असल में छोटा नागपुर के पठार का आज का जो रूप है ना, वो हिमालय का एक साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट? वो कैसे? देखिए, जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई और हिमालय बनना शुरू हुआ, वो टक्कर इतनी जबरदस्त थी, इतनी भयानक थी कि उसके झटके हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण तक महसूस हुए। अच्छा। हाँ, जैसे दो गाड़ियां टकराती हैं तो पिछली सीट पर बैठे यात्री को भी जोर का झटका लगता है, ठीक वैसे ही इन झटकों ने छोटा नागपुर के पठार को एक बार नहीं बल्कि 3 अलग-अलग बार में ऊपर की ओर धकेला। 3 बार? मतलब ये धीमी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि 3 बड़े झटकों में ये पठार ऊपर उठा। बिल्कुल, इसे आप जमीन का 3 ग्रोथ स्पर्ट्स कह सकते हैं, जिनके बीच लाखों सालों का अंतर था। पहला बड़ा झटका लगा इयोसिन काल में, जिससे इस पठार का सबसे ऊंचा हिस्सा यानी पाट क्षेत्र बना। पाट क्षेत्र। फिर लाखों साल बाद मायोसिन काल में दूसरा झटका लगा, जिसने रांची और हजारीबाग के पठार वाले हिस्से को लगभग 600 मीटर ऊपर उठा दिया। 600 मीटर? और तीसरा झटका? तीसरा और आखिरी बड़ा झटका प्लीस्टोसिन काल में लगा। इस झटके ने पूरे पठार को एक फाइनल पुश दिया, जिससे बाहरी निचले पठार बने, और यहीं से झरनों की कहानी शुरू होती है। झरनों की? कैसे? इस आखिरी उठान ने नदियों की ढलान अचानक बढ़ा दी। उनकी रफ्तार समझ लीजिए पागल हो गई। अब नदियों के पास धीरे धीरे घाटी बनाने का समय नहीं था, तो वो सीधे पठार के किनारों से नीचे कूदने लगी, और इसी से हुंड्रू, दशम, जोन्हा जैसे शानदार झरने बने। क्या बात है! तो जब कोई इन झरनों को देखता है तो वो असल में हिमालय के टक्कर से पैदा हुई ऊर्जा का नतीजा देख रहा होता है। इसे याद रखने का कोई आसान तरीका है? सोचने वाली बात यह है कि आप इसे एक 3 मंजिला इमारत की तरह देख सकते हैं,
जिसे भूकंप के झटकों ने बनाया हो। 3 मंजिला इमारत? हाँ, सबसे ऊपर छत पर पेंट हाउस है, पाट क्षेत्र। पहली मंजिल पर हैं रांची और हजारीबाग के पठार, और ग्राउंड फ्लोर है बाहरी या निचले पठार। वाह, ये तो कमाल का नजरिया है। एक 3 मंजिला इमारत जो भूकंप के झटकों से बनी है, तो जमीन को ऊपर उठाने की कहानी तो समझ आ गई, लेकिन कोयले की कहानी तो जमीन के नीचे धंसने से जुड़ी है। ये कैसे हुआ? दामोदर घाटी में ऐसा क्या खास था? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जहां बाकी पठार ऊपर उठ रहा था, वहीं गोंडवाना काल में दामोदर घाटी का हिस्सा तनाव की वजह से नीचे धंस गया। नीचे धंस गया? जी, ये कोई आम नदी घाटी नहीं है जो नदी के काटने से बनी हो। ये एक भ्रंश घाटी है, एक रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली मतलब जमीन में एक दरार पड़ गई और बीच का हिस्सा नीचे चला गया। हाँ, बिल्कुल। जैसे आप ब्रेड के एक टुकड़े को दोनों सिरों से खींचें तो वो बीच से फटकर धंस जाता है। दामोदर घाटी के साथ भी यही हुआ। और ये जो धंसा हुआ हिस्सा था, ये एक बड़े गड्ढे की तरह बन गया। अच्छा। लाखों सालों तक इसमें आसपास के घने जंगलों के पेड़ पौधे, जीव जंतु गिरते रहे, दबते रहे, और ऊपर से मिट्टी पत्थर की परतें जमती गईं। जमीन के अंदर की गर्मी और ऊपर के दबाव ने उन दबे हुए जंगलों को ही आज के कोयले में बदल दिया। तो इसका मतलब रांची का पठार अपनी जगह खड़ा रहा और बगल में दामोदर घाटी नीचे धंस गई और उसी गड्ढे में कोयले का खजाना बन गया। ये तो अविश्वसनीय है कि ज्वालामुखी समुद्र के पास या खास तरह के पहाड़ों पर होते हैं। सही सोचा आपने। लेकिन धरती का इतिहास बहुत लंबा है। यहाँ 2 बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों के निशान मिलते हैं। अच्छा। एक बहुत ही पुराना प्री कैम्ब्रियन काल का, जिसके लावे से जमशेदपुर के पास की डालमा पहाड़ियां बनी, और दूसरा बहुत बाद में जुरासिक काल में, जब डायनासोर घूमा करते थे। जुरासिक काल में? हाँ, तब उत्तर पूर्व में एक बड़ा ज्वालामुखी फटा और उसका लावा दूर दूर तक फैल गया। उसी लावे की परतों ने राजमहल की पहाड़ियों को जन्म दिया। बाप रे, हिमालय के झटके, जमीन का धंसना, ज्वालामुखी का लावा, झारखंड की जमीन ने तो बहुत कुछ झेला है। अगर हमें इस पूरी कहानी को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटना हो तो वो क्या होंगे? हाँ, अगर हम आज के धरातल को देखें तो 4-5 खास बातें नजर आती हैं। पहली, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 460 मीटर है। दूसरी, इसका सर्वोच्च शिखर पारसनाथ है, 1365 मीटर ऊंचा। तीसरी, इसकी सामान्य ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसीलिए महानदी और दामोदर जैसी ज्यादातर बड़ी नदियां उसी दिशा में बहती हैं। और नदियों के बहने का कोई खास पैटर्न भी है क्या? हाँ, और वो बहुत दिलचस्प है। यहाँ का अपवाह तंत्र अरिया या रेडियल है। रेडियल? इसे कैसे समझे? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक साइकिल का पहिया। सोचिए कि रांची का पठार उस पहिए का सेंटर है, जिसे हब कहते हैं। अच्छा, पहिए का सेंटर। और नदियां वहां से तीलियों की तरह, मतलब स्पोक्स की तरह, लगभग हर दिशा में बाहर की ओर निकलती हैं। जैसे स्वर्ण रेखा पूर्व की ओर, दक्षिणी कोयल दक्षिण की ओर, उत्तरी कोयल पश्चिम की ओर। इसी पैटर्न को रेडियल कहते हैं। और 5वीं खासियत है समप्राय मैदान, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण रांची का पठार खुद है। समप्राय मैदान मतलब एक ऐसा मैदान जो लगभग समतल हो चुका है। हाँ, एक ऐसा पठार जिसे प्रकृति ने करोड़ों साल तक घिस-घिस कर लगभग सपाट कर दिया है। लेकिन पठार तो पूरा सपाट नहीं है। नहीं है। इस सपाट मैदान पर कहीं-कहीं कुछ बहुत कठोर चट्टानें बची रह गईं, जो घिस नहीं पाईं और आज टीलों की तरह खड़ी हैं। जैसे रांची का टैगोर हिल, भूगोल में इन्हें मोनाडनॉक कहते हैं। मोनाडनॉक मतलब ये वो जिद्दी चट्टानें हैं जिन्होंने हार नहीं मानी। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। कल्पना कीजिए एक बहुत बड़े लकड़ी के ब्लॉक की, जिसे 1000 साल के लिए बारिश में छोड़ दिया गया हो। ज्यादातर लकड़ी तो गलकर मिट्टी हो जाएगी, लेकिन उसमें जो लोहे की कीलें ठोकी थी वो वैसे ही खड़ी रहेंगी। ये मोनाडनॉक उन्हीं कीलों की तरह हैं। क्या बात है। तो अब हमने पूरी कहानी का एक खाका तैयार कर लिया है। चलिए अब इस 3 मंजिला इमारत के अंदर चलते हैं और इसके एक एक कमरे को, एक एक हिस्से को करीब से देखते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? पेंट हाउस से? हाँ, सबसे ऊंची छत से ही शुरू करते हैं। पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र ये लातेहार, लोहरदगा और गुमला के इलाकों में फैला है। औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। तो ये सबसे ऊंचा इलाका हुआ। जी, और पाट का मतलब ही है समतल जमीन। ये पहाड़ ऊपर से नुकीले नहीं बल्कि मेज की तरह चपटे होते हैं। भूगोल में इन्हें मेसा कहते हैं। मेज की तरह चपटे? ये अजीब है। पहाड़ तो नुकीले होते हैं, ये चपटे क्यों रह गए? क्योंकि इनकी चोटी पर लेटेराइट चट्टान की एक बहुत कठोर टोपी या परत है।
इस टोपी ने नीचे की नरम चट्टानों को हवा, पानी से कटने और घिसने से बचा लिया। अच्छा। और इसी वजह से ये आज भी ऊंचे और चपटे खड़े हैं। इसकी आकृति भी त्रिभुज जैसी है, जिसका चौड़ा हिस्सा उत्तर में और नुकीला सिरा दक्षिण में है। और इस इलाके में ऐसा क्या खास है जो हमें याद रखना चाहिए? यहाँ नेतरहाट पाट, गणेशपुर पाट और जमीरा पाट सबसे प्रमुख हैं। नेतरहाट को तो छोटा नागपुर की रानी भी कहते हैं। हाँ, सुना है। और इन्हीं पाटों के बीच एक तश्तरी जैसी घाटी है, बरवे का मैदान, जो अपने आप में एक अनोखी जगह है। एक छिपा हुआ तथ्य भी है जो हमारे स्रोत में दिया गया है। पारसनाथ के बाद राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गुलगुल पाट 1164 मीटर भी इसी क्षेत्र में है, गढ़वा जिले में। बिल्कुल। और आर्थिक रूप से देखें तो ये इलाका बॉक्साइट का खजाना है। बॉक्साइट? हाँ, जो लेटराइट की कठोर टोपी इन पहाड़ों को बचाती है, वही अपने अंदर एल्यूमिनियम का अयस्क यानी बॉक्साइट छिपाए हुए है। अच्छा, तो अब हम उस 3 मंजिला इमारत के पेंट हाउस से नीचे पहली मंजिल पर आते हैं, यानी झारखंड का दिल, रांची का पठार। हाँ, ये राज्य का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला हिस्सा है। औसत ऊंचाई 600 मीटर है। यहाँ की जमीन सपाट नहीं बल्कि लहरदार है। स्थानीय भाषा में ऊंची जमीन को टाण और निचली जमीन को दोन कहते हैं। टाण और दोन? टाण पर लोग घर बनाते हैं या मोटे अनाज उगाते हैं, और दोन जमीन में पानी जमा होता है, जो धान की खेती के लिए सबसे अच्छी है। और यहीं पर वो सारे मशहूर झरने भी हैं। तो ये वही पठार है जिसके किनारों से नदियां नीचे कूदती हैं। जी हाँ, जब स्वर्णरेखा नदी इस पठार से नीचे उतरती है तो 98 मीटर ऊंचा हुंडरू फॉल बनाती है। हुंडरू फॉल? कांची नदी दशम फॉल बनाती है और राडू नदी जोढ़ा फॉल। ये सब रांची के आसपास ही हैं। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन होता है। झारखंड का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? हाँ, ये बहुत आम सवाल है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ है, जो 143 मीटर ऊंचा है। बूढ़ा घाघ? और ये रांची पठार पर नहीं बल्कि पाट क्षेत्र में है, लातेहार जिले में। ये अक्सर परीक्षाओं में कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो रांची पठार के बाद अब हम हजारीबाग पठार की तरफ चलते हैं। मैंने सुना है कि ये दोनों पठार कभी एक ही थे? बिल्कुल, ये दोनों जुड़वा भाइयों की तरह थे, जिन्हें दामोदर नदी की भ्रंश घाटी ने अलग कर दिया। अच्छा। आज भी हजारीबाग पठार के 2 हिस्से हैं। एक है ऊपरी हजारीबाग पठार, जो बिल्कुल रांची पठार जैसा ही 600 मीटर ऊंचा है, और दूसरा है निचला हजारीबाग पठार, जो थोड़ा नीचे लगभग 300-450 मीटर की ऊंचाई पर है। और इसी निचले पठार पर है झारखंड की सबसे बड़ी शान, पारसनाथ की पहाड़ी। एकदम सही। गिरिडीह जिले में स्थित 1365 मीटर ऊंची ये पहाड़ी कोई पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। ये एक अवशिष्ट पहाड़ी है, एक जिद्दी पहाड़। एक जिद्दी पहाड़? हाँ, इसकी चट्टानें इतनी कठोर थीं कि लाखों सालों में इसके आसपास की पूरी जमीन कटकर बह गई, लेकिन ये अकेला सीना ताने खड़ा रहा। और इसकी सांस्कृतिक अहमियत तो और भी ज्यादा है। बहुत ज्यादा। ये जैन धर्म के लिए मक्का जैसा है, जहां 24 में से 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया। और साथ ही ये संथाल आदिवासियों के सबसे बड़े देवता मरांग बुरू का निवास स्थान भी है। एक ही पहाड़, 2 महान संस्कृतियों के लिए आस्था का शिखर। ये अपने आप में अद्भुत है। वाकई अद्भुत है। चलिए अब उस ज्वालामुखी वाले इलाके की ओर चलते हैं। उत्तर पूर्वी कोने में राजमहल की पहाड़ियां। हाँ, राजमहल की उच्च भूमि। ये पूरा क्षेत्र जुरासिक काल के ज्वालामुखी विस्फोट से बना है। जब लावा फटा तो वो एक के ऊपर एक परतों में जमता गया, जैसे सीढ़ियां हों। सीढ़ियों की तरह? जी, इसीलिए इसे ट्रैप कहते हैं। ट्रैप एक स्वीडिश शब्द है जिसका मतलब ही सीढ़ी होता है। और वहाँ की पहाड़ियों के नाम भी बड़े दिलचस्प हैं, टोंगरी और डोंगरी। जी, लावा से बनी नुकीली पहाड़ियों को टोंगरी और गुंबद जैसी गोल पहाड़ियों को डोंगरी कहा जाता है। ये अनोखा लैंडस्केप भारत की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक सोया पहाड़ियां का घर है, जिनका पूरा जीवन और संस्कृति इन्हीं पहाड़ियों के आसपास घूमती है। अच्छा। यहाँ अंग्रेजों के समय का बनाया दामीन एको क्षेत्र भी है, और साहेबगंज में एक फॉसिल पार्क भी है, जहां आप सचमुच 15 करोड़ साल पुराने पौधों के जीवाश्म को छू सकते हैं। क्या बात है। तो अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, सबसे ऊंचे से सबसे निचले हिस्से की ओर, चाईबासा का मैदान। हाँ, ये झारखंड का सबसे निचला हिस्सा है। समुद्र तल से सिर्फ 150 से 300 मीटर ऊंचा। ये एक कटोरी की तरह है। कटोरी की तरह? एक मैदानी इलाका जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है,
इसके उत्तर में दालमा की पहाड़ियां हैं, दक्षिण में कोल्हान की पहाड़ियां और पश्चिम में एशिया का सबसे घना साल का जंगल सारंडा, जिसका मतलब है 700 पहाड़ियों की भूमि। ये नाम ही कितना शक्तिशाली लगता है। और ये जगह है भी वैसी ही। एक तरफ तो ये हाथियों का बहुत बड़ा घर है, अद्भुत जैव विविधता है, और दूसरी तरफ इन्हीं पहाड़ियों के नीचे भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क का भंडार है। ये एक अजीब विरोधाभास है। एक तरफ प्रकृति का अनमोल खजाना है और दूसरी तरफ देश के विकास के लिए जरूरी खनिज, संरक्षण और खनन के बीच का संघर्ष इस इलाके की सच्चाई है। तो अब हमने झारखंड के हर कोने की सैर कर ली है। अब अगर हम इन सब धागों को एक साथ जोड़ें, पत्थर, मिट्टी, खनिज, जंगल, लोग, ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं? इनका बहुत सीधा और गहरा संबंध है। एक सरल सा नियम है, जैसा पत्थर वैसी मिट्टी वैसा खनिज। जैसा पत्थर वैसी मिट्टी वैसा खनिज। हाँ, पाट क्षेत्र में लैटेराइट चट्टान है तो वहां बॉक्साइट मिलता है। अच्छा। रांची और हजारीबाग के पठार ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बने हैं तो वहां की मिट्टी लाल है। दामोदर घाटी में कोयले गोंडवाना काल के परतदार चट्टान है तो वहां कोयला है। राजमहल में बेसाल्ट नाम की ज्वालामुखी चट्टान है तो वहां काली मिट्टी है जो कपास के लिए अच्छी होती है। और सिंहभूम? और सिंहभूम के चाईबासा मैदान में धारवाड़ चट्टाने हैं जो भारत में सबसे पुरानी खनिज युक्त चट्टाने हैं, इसलिए वहां लोहा, तांबा, यूरेनियम सब मिलता है। और इसका असर सीधे सीधे वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी पे भी पड़ता होगा। बिल्कुल। दामोदर घाटी कोयले और उद्योगों की वजह से और चाईबासा का मैदान खनिजों और खेती की वजह से घनी आबादी वाले इलाके हैं। और बाकी जगह है? वहीं ऊबड़ खाबड़ पाट क्षेत्र और सारंडा के घने जंगलों में आबादी बहुत कम है और मुख्य रूप से जनजातीय है। इसी ऊबड़ खाबड़ जमीन की वजह से ही झारखंड में रेल लाइनें बिछाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है। हजारीबाग जैसे बड़े शहर को आज़ादी के लगभग 70 साल बाद ट्रेन से जोड़ा जा सका। तो हमने देखा कि झारखंड की जमीन सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है, ये एक जीती जागती कहानी है कि कैसे हिमालय के दूर बैठे झटकों ने यहाँ 3 मंजिला पठार बना दिया, कैसे जमीन के एक हिस्से के धंसने से भारत का रूर यानी सबसे बड़ा कोयला भंडार बन गया, और कैसे ज्वालामुखी के लावे ने यहाँ की मिट्टी और पहाड़ियों को एक अलग ही पहचान दी। हाँ, और ये धरातल सिर्फ भूगोल नहीं है, ये यहाँ की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और विकास की कहानी भी तय करता है। स्रोत हमें ये तो बताता है कि भूगोल का अर्थव्यवस्था से क्या संबंध है, लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि इस धरातल ने यहाँ की संस्कृति को कैसे गढ़ा होगा। ऊंचे अलग थलग पाट क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों की जीवन शैली औद्योगिक दामोदर घाटी में रहने वाले लोगों से कितनी अलग होगी और क्यों? पारसनाथ की एक अकेली खड़ी पहाड़ी कैसे जैनियों और संथालों दोनों के लिए आस्था का केंद्र बन जाती है। असल में जमीन का नक्शा तो बस पहली परत है, असली कहानी तो उस इंसानी नक्शे में छिपी है जो इस